हेलो गाइस, बाय अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 देखने वाले हैं, जिसमें अध्याय 3 चुनावी राजनीति की तीसरी वीडियो ये हम करने वाले हैं। सॉरी, चौथी वीडियो है शायद ये। देख लीजिए आप, चौथी वीडियो हम देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मतदान सूची देखेंगे। अब देखिए, हमने क्या क्या देख लिया। हमने ये देख लिया चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो अब हम मतदाता सूची देखेंगे, मतलब चुनावी क्षेत्र में जो मत देने वाले लोग हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। चुनावी क्षेत्र से लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में हम देखेंगे और आचार संहिता में लगने वाले कुछ नियम हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह की चीजें हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मतदाता सूची की बात करते हैं। और देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूं, इस वीडियो से कम 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। हर हाल में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का होगा इस वीडियो से। ओके, तो मतदाता सूची क्या है? अब देखिए, जैसे ही चुनाव होने वाले होते हैं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि सबसे पहले जाइए और आप उस वेबसाइट पे और आप अपना नाम चेक करिए, क्या आपका नाम मतदाता सूची में है। तो इस तरह की बातें, जब इस तरह के मैसेज आते हैं आपके पास, जब चुनाव होने वाले होते हैं, तो वहां पर ही हमें मतदाता सूची के बारे में पता चलता है। तो वो मतदाता सूची क्या है ये हम देख रहे हैं। तो लोकतांत्रिक जब चुनाव होते हैं तो मतदान की योग्यता रखने वाले कुछ लोग होते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है कि ये लोग हैं जो मतदान कर सकते हैं। और वो मतदान की जो सूची होती है, उसी सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं। अब ये मतदाता होते कौन कौन से हैं? वो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है, उन्हें हम मतदाता के योग्य मानते हैं। और भारत में प्रणाली कैसी है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की एक हमने शर्त देखी थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए अगर वो एक उम्र की सीमा को पार कर गया हो, जैसे 18 वर्ष हमने तय की है। तो इसी तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा और हर वोट का मूल्य समान होगा। ऐसी बातें की जाती हैं लोकतांत्रिक चुनाव में। तो मतदाता सूची आप समझ गए होंगे। मतदाता सूची में कौन किन लोगों के नाम होंगे? उन लोगों के नाम होंगे जो वोट डालने के योग्य होंगे। ठीक है, तो जब भी आप जाते होंगे तो कई लोग भी आपके मोहल्ले में आते होंगे जो आपको दिखाते होंगे, व्हाइट कलर का वो सीट लेके आते हैं जिसमें सबका छोटा 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 नाम लिखा हुआ होता है, सबके फोटो बने हुए होते हैं, वही मतदाता सूची है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस मतदाता सूची में कौन शामिल नहीं हो सकता है? हमने तो बोल दिया कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग होंगे वो मतदाता सूची में होंगे, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के कुछ ऐसे लोग हैं जो मतदाता सूची में नहीं है। वो कौन कौन से होंगे? कुछ जघन्य अपराध करने वाले अपराधी, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होता है। और दिमागी असंतुलन वाले व्यक्ति भी मतदाता सूची में नहीं होते हैं। ये कंडीशन बहुत ही रिजिड है। ठीक है, यहां पर बेहद खास स्थितियों में ही ऐसा किया जाता है और सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होता है। यह व्यवस्था कौन करता है? सरकार की जिम्मेदारी होती है ये व्यवस्था करने की। तो आपको याद रखना है कि मतदाता सूची का निर्माण कौन करेगा? सरकार करेगी। जो सरकार अभी गठित है वही करेगी, चाहे भले ही आगे आने वाले चुनावों में वो सरकार हार जाए या जीत जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी जो करंट में सरकार है उस सरकार की जिम्मेदारी है मतदाता सूची को बना के रखना। और ये मतदाता सूची कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए ऐसी मतदाता सूची बनाई जाती है। हर 5 साल बाद मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण हो जाता है। अब होता कैसे है नवीकरण? कुछ लोग होंगे जो एक्सपायर कर गए होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे जो 13 साल के होंगे या 14 साल के होंगे, वो 5 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे और 18 साल के होने के बाद उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना आवश्यक है। कई ऐसे लोग होंगे जो मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे और कई ऐसे लोग होंगे जो मतदाता सूची से निकल जाएंगे। तो इसलिए पूर्ण नवीकरण कब किया जाता है? हर 5 साल बाद। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 2 फैक्ट यहां याद रखना है, सरकार की जिम्मेदारी है और 5 साल बाद मतदाता सूची बदल जाती है। ओके, अब बात करते हैं उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है।
यहां पे हमने मतदाताओं के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब वहां पर खड़े होने वाले उम्मीदवार के बारे में पढ़ते हैं। चुनावी जो प्रणाली होती है वो ऐसी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति है जो वोट डाल सकता है, वो व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, वो उम्मीदवार भी हो सकता है और मतदाता भी हो सकता है। बस एक शर्त है जो भिन्नता रखती है दोनों में। जो व्यक्ति वोट डाल सकता है उसकी उम्र होती है 18 वर्ष, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होती है। और जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है उसकी न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होती है। ठीक है, न्यूनतम उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। बस यही फर्क है। अब इसमें शामिल कौन नहीं हो सकता? जैसे कि हमने वहां पर बात की थी, जो 18 साल से ऊपर है उनमें से कुछ अपराधी होंगे, जघन्य अपराधी, और कौन से होंगे? दिमागी असंतुलन वाले व्यक्ति होंगे। वैसे ही उम्मीदवारों के लिए भी एक शर्त है कि 25 वर्ष से ऊपर तो होनी चाहिए, लेकिन कौन से व्यक्ति नहीं होंगे? वो व्यक्ति जो अपराधियों की सूची में है। लेकिन आपने देखे होंगे बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अपराधी की सूची में होने के बाद भी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। आपने देखा होगा लोकतंत्र में। लेकिन जो पाबंदी है अपराधियों के ऊपर, बहुत ही कम मामले ऐसे हैं जिन पर यह लागू होती है। तो जिन पर अपराध होते हैं या फिर वो कोर्ट में चल रहा है केस, उन्हें नहीं हटाया जाता है। जिन पर अपराध सिद्ध हो गया है और वो सजा काट रहे हैं और अपराध जघन्य होना चाहिए, नॉर्मल ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्स नहीं दिया, वो केस चल रहा है और वो चले गए। तो दीवानी मामले नहीं, आपराधिक मामले होने चाहिए। और आपराधिक मामलों में भी ऐसे नहीं कि मारपीट का हो, बहुत ही जघन्य अपराध होंगे तो उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे उम्मीदवारों के बारे में, तो उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है। अब उम्मीदवारों के नामांकन के लिए भी कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है वो उम्मीदवार बनना चाहता है तो पहले तो उसे एक नामांकन पत्र भरना होगा। ये पहले की व्यवस्था थी जहां पर नामांकन पत्र भरा जाता था और उसे अपनी रकम, कुछ रकम होती थी, वो जमानत के रूप में रखनी पड़ती थी। और पॉइंट ऐसा होता था कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने जमानत के रूप में कुछ रकम रखी, जैसे 5,000 10,000 कुछ होगी, ठीक है, तो वो उसने जमानत के रूप में रखी। लेकिन एक पॉइंट होता है कि अगर आपको 5% या 2% भी वोट नहीं मिले तो क्या होगा? आपकी जमानत को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह की भी कंडीशन देखने को मिलती है कि उन्होंने उम्मीदवारी अपनी लगाई और चुनाव लड़े, उन्हें वोट कम मिले जिससे उनकी जमानत जब्त हो गई। ठीक है, मतलब ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं। अगर उन्हें ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये जो पैसे रखे जाते हैं जमानत के रूप में वो वापस मिल जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन एक पॉइंट और जोड़ा सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक पॉइंट जोड़ा कि जो नई प्रणाली होगी उसमें उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र और भरना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना कि उम्मीदवारों को एक नामांकन पत्र तो भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में रखनी पड़ती है, उसके साथ साथ एक घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है। ठीक है, अब इस घोषणा पत्र में क्या क्या होगा कि हर एक व्यक्ति को अपने ब्यौरे देने होंगे। कुछ ब्यौरे होते हैं वो देने होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला है उम्मीदवारों के खिलाफ चलने वाले गंभीर आपराधिक मामले, इनकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, और ये डिटेल सार्वजनिक भी की जाती है। आप याद रखना कि जो अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो घोषणा पत्र भरने को बोला है वो घोषणा पत्र को सार्वजनिक भी किया जाता है, जिससे लोगों को भी पता रहे कि हम जिसे वोट देने वाले हैं उसके ऊपर किस तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं। दूसरा, उम्मीदवार को अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा भी देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि उसे खुद की ही संपत्ति के बारे में बताना है या फिर खुद के ही ऊपर चल रहे ऋण के बारे में बताना है, उसे अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर चलने वाले ऋण के बारे में भी बताना है और परिवारों की संपत्ति के बारे में भी बताना है। उसके साथ साथ उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी बतानी होगी कि वो कितना पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। इस तरह की बातें की गई घोषणा पत्र में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये 3 पॉइंट भी आपको बताने होंगे। ओके, तो समझ गए आपको उम्मीदवारों की जो शर्तें हैं वो। अब बात करते हैं चुनावी अभियान। चुनावी अभियान किस तरह से चलते हैं? आपने देखा होगा चुनाव प्रचार किस तरह से हो रहा है। देखिए, एक तो ये फैक्ट है जो लिखा हुआ है बुक में या फिर चुनाव आयोग जिस तरह की शर्तें रखता है तो उन शर्तों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार को अंतिम सूची की घोषणा होने के बाद और मतदान की तारीख के बीच कितना टाइम मिलता है? 2 हफ्ते का समय मिलता है। उसे 14 दिन का समय मिलता है कि वो चुनाव का प्रचार करे। ठीक है, पॉइंट तो यह है चुनावी अभियान कब होता है कि अंतिम सूची की घोषणा होने के बाद, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा हो गई उसके बाद और मतदान होने की तारीख से पहले
14 दिन का टाइम मिलता है कि इन 14 दिन में आप अपना प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या करते हैं कि चुनाव होने के 2-2 महीने पहले से ही अपना प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है 14 दिन तक उन्हें प्रचार करने के लिए सुविधा दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, आचार संहिता लग जाती है और आगे की बातें जो है वो हम बताएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद कुछ नारे लगाए गए और उन नारों का प्रभाव इतना अधिक था कि सरकारें बदल गई। ठीक है, तो इन नारों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये एक एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है, पार्टी का नाम याद रखना है और वो क्या नारा था वो भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 में एक नारा दिया। और नारा किसके लिए दिया, लोकसभा के चुनावों के लिए दिया। और उसमें एक नारा था, वो क्या नाम, उसका नाम क्या था, गरीबी हटाओ। ठीक है, ये नारा दिया 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही थी। इन्होंने बोला कि सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी को हटाया जाएगा। और इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। इसके बाद 1977 में, अब देखिए ये इमरजेंसी के बाद का टाइम है, आपको पता ही होगा इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी द्वारा एक नारा दिया गया, वो भी सफल नारा था, जिससे इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और जनता पार्टी सरकार में आई। उनका नारा था लोकतंत्र बचाओ। ये क्या था, पार्टी ने जो आपातकाल लगा था उसके दौरान जो ज्यादतियां हुई थी, मतलब जैसे संविधान में बदलाव किए गए थे और भी ऐसे ऐसे नियम पारित किए थे जो किन के खिलाफ थे, हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ थे। तो उन चीजों को बदलने के लिए और लोगों की आजादी को बहाल करने के लिए इस तरह के नारे की बात कही गई कि इस तरह से तो लोकतंत्र ही चला जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो और हमारी पार्टी को वोट दो। हम इस लोकतंत्र के बचाने वाले अभियान में दूसरी पार्टी द्वारा किए गए कर्मों को सही करेंगे, जो कुकर्म होंगे उनको सही करेंगे। तो ये लोकतंत्र बचाओ 1977 में आया। किनके द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। और वो कौन थे, जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं वामपंथी दलों द्वारा 1977 में ही। ठीक है, अब यहां पर क्या बातें हो रही हैं, ये दोनों जो नारे थे वो कहां के थे, वो लोकसभा के लिए थे। ठीक है, जो ये वाला नारा है जो वामपंथी दल द्वारा दिया गया 1977 में, ये विधानसभा के चुनाव के बारे में। पश्चिमी बंगाल की जो विधानसभा थी उसमें एक नारा दिया गया, जमीन जोतने वालों को। ठीक है, जमीन जोतने वालों को ही दिया जाए। जो सत्ता है उस सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों से कहा गया कि जो जमीन व्यक्ति जोत रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, वो लोगों के यहां पर बधुआ काम कर रहे हैं, उनके लिए जमीन की व्यवस्था की जाए और जो जमीन पर वो काम कर रहे हैं वो जमीन उन्हीं के नाम पर की जाए। तो किसने दिया, ये वामपंथी दल द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1977 में दिया गया, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के द्वारा। ठीक है, इस चुनाव के दौरान तो जमीन जोतने वालों को आपको याद रखना है। अगला नारा है 1983 में, आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसमें किसने दिया, तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा ऐसा एक दिया गया था नारा। किसने दिया, नेता थे एन.टी. रामाराव। ठीक है, एन.टी. रामाराव के द्वारा बोला गया तेलुगु स्वाभिमान। तो ये भी आपको याद रखना है, तेलुगु स्वाभिमान आपको याद ही रहेगा, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु स्वाभिमान, आंध्र प्रदेश, तेलुगु। ठीक है, 1983 में ये दिया गया था। तो चारों आपको याद रखने हैं। अब देखिए एक और मैं आपको बताता हूं, बताया था जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो किसी एक पार्टी ने एक नारा दिया था कि अपने मन की सुनो या अपने हृदय की सुनो, कुछ इस तरह का नारा था। तो कौन सी पार्टी ने दिया था और कौन से राष्ट्रपति का चुनाव उसके बाद हुआ था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं, जब चुनाव के कानून हैं उनके अनुसार जो उम्मीदवार हैं या पार्टी हैं वो कौन कौन से काम नहीं कर सकती हैं। चुनाव के कानूनों के अनुसार कौन कौन से काम हैं जो उम्मीदवार या पार्टी नहीं कर सकती है। पहला पॉइंट, वो मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी नहीं दे सकती हैं। दूसरा, जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तीसरा, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी संसाधन यहां पर क्या क्या होंगे, देखिए जैसे सरकारी वाहन है, ठीक है, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है या फिर हेलीकॉप्टर है, तो इस तरह के संसाधन। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा चलाने वाली सेना
तो सेना भी सरकारी संसाधन में आएगी, तो सेना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या फिर लोकल गवर्नमेंट है जैसे पुलिस है, तो पुलिस का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा हो सकता है, और अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं किया जा सकता। इस तरह के 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये किनके ऊपर है, पार्टी या उम्मीदवार के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, इन चारों में से कोई भी काम किया जाता है किसी उम्मीदवार या पार्टी के द्वारा, तो क्या किया जाएगा, वो चुनाव ही रद्द कर दिए जाएंगे। और ये रद्द करने की घोषणा कौन करेगा, ये घोषणा करेगा चुनाव आयोग। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, कौन करता है इस तरह की घोषणा, चुनाव आयोग इस तरह की घोषणा करते हैं। अब आचार संहिता के बारे में अगर हम बात करें तो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन पर कुछ और प्रतिबंध हैं आदर्श आचार संहिता के टाइम पर। आदर्श आचार संहिता कब लगती है, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया घोषणा होती है, चुनाव की डेट तय की जाती है, तो उसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उसके बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। तो चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म स्थल पर जाकर चुनाव का प्रचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम क्या है, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, यहां पर किसी भी एक विशेष धर्म को हम मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा चुनाव में। सरकारी संसाधन मतलब सरकारी वाहन या फिर सेना या लोकल गवर्नमेंट का कोई सैनिक है या सिपाही है, ठीक है, पुलिस है, तो इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद अगर कोई मंत्री है, उसके द्वारा बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं किया जा सकता, बड़े नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते, और लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं किए जा सकते। ये गवर्नमेंट जो चल रही है उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं। केवीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, केवीएस में अभी हाल फिलहाल ही ये क्वेश्चन आया था, और इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दिया था, फिर बाद में इसे करेक्ट किया गया और सही होकर आंसर आ गया था आंसर की में। तो आपको याद रखना है, इस तरह की बातें भी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, आगे के जो पॉइंट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो लेक्चर में बस इतना ही, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।